मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे। 2020 के भांति 2021 में भी सरकार द्वारा 5 मई से लेकर 8 जून तक लॉकडाउन लगाया गया था, क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप इतना ज़्यादा भारतवर्ष में बढ़ गया था कि इसके चलते हर राज्यों में अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाने का हुआ। पिछले वर्ष भारत सरकार ने अपने अनुसार एक साथ पूरे देश में लॉकडाउन से कोविड-19 से लड़ने के लिए एक साथ लॉकडाउन लगाया था। उसकी काफ़ी आलोचना हुई। तो इस बार प्रधानमंत्री द्वारा सभी राज्यों का ये अधिकार दिया गया कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार आप लॉकडाउन लगावें और बाकी कामों का संचालन करें। विगत 2 सालों से पठन पाठन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। सरकार के द्वारा से ये आदेश पारित हुआ है कि आप ऑनलाइन क्लास लें। उसी संदर्भ में आप लोगों से मैं रूबरू हुआ हूँ और आज आप लोगों से हड़प्पा सभ्यता के विषय में चर्चा करूँगा। ये सबसे पुरातन सभ्यता है और हमारी सभ्यता में इसका काफ़ी महत्व है। इस सभ्यता को साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इन तीनों शब्दों को एक ही अर्थ है। ये तीनों बातें एक ही हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द की एक विशेष पृष्ठभूमि है। प्रारंभ में 1921 में जब पश्चिम पंजाब के हड़प्पा स्थल पर इस सभ्यता का पता चला कि एक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, उसी दरमियान खुदाई में इसका पता चला। जब पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा स्थल पर इस सभ्यता का पता चला और अगले वर्ष ही एक अन्य प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो की खोज हुई, तब यह सोचा गया कि यह सभ्यता अनिवार्यतः सिंधु घाटी तक सीमित थी। अतः इस सभ्यता का संकेत देने के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता शब्दावली का प्रयोग शुरू हुआ। क्या हुआ? इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग प्रारंभ हुआ। परंतु बाद के वर्षों में अनुसंधान से जब यह प्रमाणित हो गया कि यह सभ्यता स्वयं सिंधु घाटी की सीमाओं के पार दूर दूर तक फैली थी। अब आपको हम उदाहरण के लिए ये बताते हैं कि राजस्थान, हरियाणा, पूर्वी पंजाब और गुजरात जैसे इलाकों तक इसका विस्तार था। तब इस सभ्यता को सही भौगोलिक विस्तार का संकेत देने के लिए शब्दावली अपर्याप्त सिद्ध हुई। अतः बाद में चलकर हड़प्पा स्थल के नाम पर जहां शुरू से इस सभ्यता को पहचाना गया था, स्वयं इस सभ्यता का नामकरण कर दिया गया। सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ताम्रकाश युगीन सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। क्या थे? ताम्रकाश युगीन सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र बिंदु था। हड़प्पा के अवशेष इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। हड़प्पा के अवशेष इस सभ्यता के विकसित और परिष्कृत रूप से प्रकट करते हैं। परंतु हड़प्पा संस्कृति का विकास अचानक तथा पृथक रूप से नहीं हुआ था। ये अचानक एक सभ्यता का निर्माण नहीं हुआ था। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश बलूचिस्तान, सिंध एवं राजस्थान से प्राप्त जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी संस्कृति विद्यमान थी जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ववर्ती संस्कृति मान सकते हैं। इस संस्कृति को प्राग हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति की संज्ञा दी गई है। इस सभ्यता को हड़प्पा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके प्रथम अवशेष सन 1921 ईस्वी में पश्चिम पंजाब के हड़प्पा क्षेत्र में पाए गए।
दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रियों राम लखन दास बनर्जी और दया राम साहनी ने पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा और सिंध को लरकाना जिले में स्थित जोदड़ो से इस सभ्यता के अवशेष को खोजे। हड़प्पावासी सुनियोजित नगरों में रहते थे। क्या रहते थे? एक सुनियोजित नगर हड़प्पा संस्कृति में थी और लेखन कला का विकास काफ़ी हो चुका था। दुर्भाग्यवश हम अभी तक लिपि का अर्थ नहीं निकाल सके हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि और वास्तुकला के क्षेत्र में काफ़ी निपुण थे। संभवतः मेसोपोटामिया व पश्चिम एशिया में कुछ अन्य देशों के साथ उसके व्यापारिक संबंध थे। किसके? हड़प्पा के। 25,000 ईसा पूर्व के लगभग मिस्र के नील नदी घाटी में, मेसोपोटामिया की टिंगरिस और यूफ्रेटिस नदी घाटी में, चीन की वांगहो नदी घाटी और भूमध्य सागर और एशिया सागर के सीमावर्ती क्षेत्र में कई सभ्यताओं का विकास हुआ। इस बीच में कई सभ्यताओं का विकास हुआ। लगभग इसी समय सिंधु घाटी की भी एक विकासशील सभ्यता का केंद्र थी। एक तरह से सिंधु घाटी के सभ्यता के काल के विषय में काफ़ी मतभेद है। आप जानते हैं इतिहास में जो प्राचीन इतिहास है उसमें कई इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। विभिन्न इतिहासकार उसका समय 2500 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक निश्चित करते हैं। सर जॉन मार्शल इसे 500 ईसा पूर्व की सभ्यता मानते हैं। हरिदेव दत्त बेलांकार इसका समय 3000 ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं, जबकि राणा राधा कुमुद मुखर्जी और श्री अर्नेस्ट मैके इस सभ्यता का समय 3250 ईस्वी से लेके 2750 ईस्वी पूर्व तक ठहराते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार एवं स्थल सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित होने के कारण उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया था। अनेकों स्थलों की खुदाई के बाद पता चला, कई जगह जब खुदाई की गई उसके बाद यह पता चला कि सभ्यता यह पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक फैली हुई थी। इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से मकराना तक उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। अब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं भी हैं। उन विशेषताओं में हड़प्पा सभ्यता के नगर में जो निर्माण होता था, जो भवन निर्माण होता था, वो एक योजनाबद्ध तरीके से नगरों का और भवनों का निर्माण इस सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ विशेषताएं थी। सभी प्रमुख नगर जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सभी प्रमुख नगर नदियों के तट पर बसे थे। कहाँ थे? नदियों के तट पर बसे थे, क्योंकि नदियों के द्वारा व्यापार किया जाता था और ये सुगमता पूर्वक व्यापार कर सकें, इसलिए इन सबों को नदी के किनारे बसाया गया था। अब आपको बता दें कि इस नगर के सुरक्षा के लिए चारों ओर से परकोटा दीवार का निर्माण किया जाता था। इस नगर के चारों तरफ से एक दीवार का निर्माण किया जाता था जिससे इस नगर की पूर्ण सुरक्षा मिल सके। प्रत्येक नगर में चौड़ी और लंबी सड़कें थी। सड़कें जो बनती थी वो काफ़ी चौड़ी और लंबी बनती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे पक्के छोटे बड़े सभी प्रकार के भवनों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। भवन निर्माण में सिंधु घाटी के लोग दक्ष थे। इसकी जानकारी प्राप्त भवनावशेषों से होती है। इसके द्वारा निर्मित मकानों में काफ़ी सुख सुविधा और पूर्ण व्यवस्था रहती थी। भवनों का निर्माण भी सुयोजित ढंग से किया जाता था। प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था रहती थी। इसमें रोशनदान बनाए हुए रहते थे एवं खिड़कियों भी बनाई जाती थी। आप पुराने ज़माने में देखते होंगे कि खिड़कियों से ज़्यादा रोशनदान का प्रयोग किया जाता था और घर के काफ़ी ऊंचाई पर एक रोशनदान बनाया जाता था
जो रोशनी का व्यवस्था करता था। रोशनदान के साथ साथ रसोई घर, स्नान गृह, आंगन एवं भवन कई मंजिले के होते थे। दीवार ईंट से बनाई जाती थी। भवनों घरों में कुएं भी बनाए जाते थे। लोथल में ईंटों से बना एक हौज भी मिला है। अब आपको हम बता दें, उस समय पहले के जो भी घर बनते थे उसमें एक आंगन की व्यवस्था होती थी, जो आज के परिवेश में इस सारे चीज़ों को लोगों ने छोड़ दिया है। अब आपको अगले में आपको उसके कैसे स्नानागार बनते थे, कैसे अन्न का भंडारण होता था, इन सारे विषयों पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। कल का जो व्याख्यान होगा उसमें इसी विषय सिंधु घाटी सभ्यता के और आगे की बातों पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।